तो जिस तरह से अभी हालात हम देख रहे हैं सीरिया के, संजय मेस्टन जी आपसे हम समझना चाहेंगे सर कि फिलहाल अब किस दिशा में सीरिया की जो हालात हैं वो बने हुए हैं, किस दिशा में ये देश जाएगा, क्या कुछ नए नियम कानून बनाए जा सकते हैं? और देखिए सीरिया के जो हालात हैं अभी कुछ फेजेस में चलेंगे। पहला फेज तो है अभी सेलिब्रेटरी फेज, जिसमें लोग खुश हैं। रिफ्यूजीज हर कंट्री, चाहे टर्की हो, चाहे लेबनान हो, चाहे जॉर्डन हो, इराक, यहाँ से सब वापस आ रहे हैं। पूरे विश्व में जहाँ पर भी सीरियंस हैं, चाहे यूरोप में या अरब देश में, वो खुश हैं। तो कई हद तक रिफ्यूजीज वापस आ रहे हैं और खुशी की लहर है। तो ये सेलिब्रेटरी फेज है। ये फेज अभी एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद सबसे गंभीर वाला फेज है आगे क्या। इस गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट। तो मेरे को लगता है कल जो एचटीएस लीडर है जुलानी ने एक मस्जिद में एड्रेस भी किया था डेमेस्कस में, और उनका जो पिछले 2 साल से जितनी भी स्पीचेस हैं या इंटरव्यू है सीएनएन वगैरह से, उसमें एक चीज उभर के आ रही है। देखिए 2016 तक तो ये अलकायदा के पार्ट थे, उसके बाद ये वहां से ब्रेक अवे हो गए थे। तो मेरे को लगता है इनकी ये जो स्टेटमेंट्स आते जा रहे हैं 2 साल से, तो कुछ इनमें एक मॉडरेशन आई है और पूरी दुनिया को और खासकर सीरियन लोगों को उम्मीद है कि ये स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। और मुख्य स्टेटमेंट ये है कि हम जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, सीरिया उन सबके लिए है जी। और हम सबको साथ लेके चलेंगे और ये फ्री सीरिया है। तो ये देखते हुए मेरे को एक उम्मीद जरूर लगती है, लेकिन उनके सामने बहुत टफ चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जितने भी कोएलिशन ग्रुप्स लड़े हैं, रिबेल ग्रुप्स, उनको क्या क्या, उनको आगे लेके कैसे चलना। लड़ाई में तो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल गवर्नेंस में उनको कैसे यूज किया जाएगा और वहां पर वो डिफरेंसेस को कैसे आयरन आउट करेंगे, यानी वो मुख्य चुनौती रहेगी सबको साथ लेकर कैसे चलेंगे। देवनाथ जी आप क्या मानते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो आईएसआईएस की बात भी कही जा रही है कि वो देश पर हावी ना हो जाए, उसको लेकर भी एक रणनीति तैयार करनी होगी। जी हाँ, सबसे बड़ी चिंता अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में है कि वहां पर रिवेंज यानी बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना हो। देखिए, ये जो लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, या आतंकवादी शब्द भी कई जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जिहादी मानसिकता वाले हैं। ज्यादातर इनमें 80% जो लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, वो सुन्नी धारा से बिलोंग करते हैं। अब वहां पर माहौल ऐसा है कि करीबन 14% लोग शिया हैं, करीबन 3 से 4% लोग अलवाइट्स हैं, जो कि बशर अल असद का जो सेक्ट है वो है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बदले की कार्रवाई में ये सीरिया की जो आर्मी थी, उनके जो ऑफिसर्स और जवान थे, उनके परिवार को प्रताड़ना दे, उनके ऊपर अत्याचार शुरू हो जाए। इसी तरह से सीरिया की पुलिस या सीरिया की जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या सीरिया के जो राजनीतिज्ञ थे, जो कि बशर अल असद के समर्थक थे, उनके परिवारों के ऊपर रिवेंज की कार्रवाई शुरू हो जाए, उनके घरों को तहस नहस करना शुरू। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसा बांग्लादेश में हुआ था। जी एग्जैक्टली, आपने सही फरमाया, आपने सही जगह का नाम लिया। तो क्योंकि ये जो स्पॉन्सर्ड ग्रुप है, इनको अमेरिका ने ही पाला पोसा, दूध पिलाया और फिर एलेपो से, इदलिब से उनको बेस लॉन्च कराया दमस्कस की तरफ। तो मेरे ख्याल से वहां सीआईए के करीबन 120 ऑपरेटिव्स ऑपरेट कर रहे हैं एलेपो और इदलिब में। और जहां ट्राई जंक्शन है, जॉर्डन का ट्राई जंक्शन, इराक का ट्राई जंक्शन और सीरिया का जंक्शन, वहां पर अमेरिका के 900 स्पेशल फोर्सेस के कमांडो डिप्लॉयड हैं, जिसमें कि कुछ लोग साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन वो वर्दी पहनते हैं कैप्टन और मेजर की, लेकिन हैं सिविलियन, सीआईए के प्रोफेशनल सिविलियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये लोग मेरे ख्याल से अब कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि अगले 2-4 दिन में कोई बदले की भावना से कोई कार्रवाई एचटीएस, फ्री सीरिया, ये जो जितने आतंकवादी ग्रुप हैं, ये ना करें।
एक और बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम, देखिए अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो था कि वेस्ट एशिया पे काबू कर ले, वो मीट हो गया है। जी। वो सिर्फ दो ही देश थे जो कि अमेरिका के गोद में नहीं थे, एक था ईरान, एक था सीरिया। अब सीरिया में उन्होंने असाद को भगा दिया। अब सीरिया में बिल्कुल। इन्होंने जो पाल है, ये जो हम इनको लड़ाके कहें, विद्रोही करें, आतंकवादी कहें, जिहादी करें, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ताकि ये अब इजराइल की तरफ, गोलान हाइट्स की तरफ ना देखें। इजराइल वहां पे एक छोटा सा बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को इनको हालांकि इजराइल ने फायदा उठाकर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। सर, चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ रोविंदर सर भी जुड़े हुए हैं। रोविंदर सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं फिलहाल अब इसका पूरा असर पड़ेगा आपके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ, खासतौर से ईरान की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे असद सरकार को सपोर्ट था ईरान का। अब किस तरह के रिलेशंस देखते हैं? थैंक यू। देखिए, इसमें ईरान को डेफिनेटली नुकसान हुआ है। ईरान का इन्फ्लुएंस घटा है मिडिल ईस्ट में। असर रशिया का भी घटा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि रशिया सपोर्ट करता था और असाद गिरा है यहाँ पे। हालांकि रशिया के अभी एक नेवल बेस और एयर बेस है, बट रशिया का जो ग्लोबल सुपर पावर की जो छवि थी, अब वो रशिया एक रीजनल पावर भी से ज्यादा सिमट गया है। ईरान को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा टर्की को हुआ है, क्योंकि एक तो टर्की द्वारा आर्म्ड काफी सारे रेबल्स हैं जो अंदर गए हैं, रेबल ग्रुप्स इत्यादि हैं, और टर्की अपने इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी चौधरी पना बढ़ाएगा, जिसका एक्चुअली इंडिया पर जियोपॉलिटिकली कुछ हमारे को खास असर अभी नहीं है। बट आई थिंक ये एक साइड इफेक्ट है कि टर्की का अगर वजन बढ़ा, और टर्की हमने देखा है कैसे ऑफन टाइम्स इस्लामिक वर्ल्ड को लेके भारत के साथ कई बार उसकी पॉलिसी जरा हमारी फ्रिक्शन में रहती है, तो ये जियोपॉलिटिकल इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा हमारे ऊपर। जहां तक बात रही देश के अंदर की, देखिए ये जो है एचटीएस जनरल मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से, और ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने अच्छे से पूरा कॉन्टेक्चुअलाइज करा है। ये ग्रुप है मुस्लिम, हार्डकोर मुस्लिम, चाहे आतंकी मुस्लिम ना हो, है अभी तक थे पर नहीं थे, और ये एक तरह से कह रहे हैं, और होप ये है शायद कि ये तालिबान जैसा होगा। शायद देखिए, तालिबान अफगानिस्तान में आया, उसने अपने यहाँ इस्लामिक शारिया कर रहा है जो कर रहा है अभी फिलहाल, राइट, पर अफगानिस्तान से तालिबान जिहाद नहीं फैलाता, राइट। वो बात अलग है, कुछ आतंकी ग्रुप वहां है, बैठ करके उनको शय मिल जाती है, तालिबान इनफेक्टिव है इत्यादि। तो सिमिलरली एक तरह से ये हो सकता है सीरिया घर्षण आने वाले दिनों में, आफ्टर द अगले दिनों की जो पॉइंट जनरल मिनिस्टर देवनाथ जी ने बताए हैं कि आपस में ही ना लड़े, कौन सा ग्रुप की क्या पावर है इत्यादि। बट अगर कोई इक्विलिब्रियम आता है कुछ समय में सीरिया में, मान लीजिए 3-1 महीने में, तो ये एक तरह का मुस्लिम नेशन होगा। शारिया पूरी सख्त नहीं तो काफी हद तक शारिया चलेगी। बट और इन्होंने ईरान को एक्चुअली कहा है इसकी स्पीच में जिसने कल दी है मॉस्क से, कि ईरान हमारे देश के अंदर इंटरफेयर ना करे। तो ये अननोन सा, थोड़ा सा अननोन सा कार्ड है, जिसको लेके इजराइल भी थोड़ा सतर्क है, अमेरिका भी। हालांकि इजराइल बहुत खुश है, क्योंकि सीरिया का जो सारा बेस था हिजबुल्लाह के लिए, ईरान से आर्म्स आते थे, ये वो बेस कैंप था, वो खत्म हो गया, तो वहां पर खुशी भी है। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए सचदेव सर की चुनौतियां काफी हैं जिनको पार पाना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें। संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीरिया मुद्दे को लेकर यूएन करेगा आपात बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, रूस ने की थी यूएन की बैठक बुलाने की मांग, और अब इसको लेकर एक इमरजेंसी बैठक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के हवाले से खबर आ रही है, सीरिया मुद्दे को लेकर यूएन आपात बैठक कर सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, रूस ने यूएन की बैठक बुलाने की मांग की थी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि रूस ने कहा था कि यूएन एक इमरजेंसी बैठक बुलाए, और अब इस पर कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक इमरजेंसी बैठक इसको लेकर हो सकती है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, मेस्टन सर, ये समझना चाहेंगे हम कि ये जो बैठक होगी उसमें अब किस तरह का दखल हो सकता है, क्या कुछ दिशा निर्देश हो सकते हैं? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग अगर होती है, जो रशिया ने प्रस्ताव रखा है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगी, फेलियर होगी टोटल। सबसे बड़ा पॉइंट तो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न अलाइज ये बोलेंगे कि आपने प्रेसिडेंट असाद को अपने देश में शरण कैसे दे दी है। सबसे पहले पॉइंट तो ये उठेगा। बाइडेन का स्टेटमेंट है कि उनको अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के साथ अत्याचार किए, केमिकल वेपन्स वगैरह यूज किए हैं। तो ये तो एक बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, पूरा दबाव तो रशिया पे आएगा। और अभी वहां हो क्या सकता है, देखिए ये प्रॉब्लम है सीरिया की,
सीरिया के लोग ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन उनकी ये जो संगठन है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, रिबेल ग्रुप्स हैं, उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी ईरान, रशिया, सब देशों का इन्फ्लुएंस तकरीबन काफी कम हो जाएगा। रशिया का सॉरी रूस का, ये तुर्की का और यूनाइटेड स्टेट्स का रहेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर 54 इयर्स तक यह बातिस रेजिम ने वहां पर रूल किया है और बहुत गंदे हालात से में रूल किया, टेररिज्म, मतलब वो भी देखा जाए तो एक टेररिज्म के तौर पे उन्होंने रूल किया है, अपने ही लोगों को मारा है, बाहर के लोगों को नहीं मारा है, सीरियंस को मारा है। 7 बिलियन लोग उसी देश को छोड़ के रिफ्यूजीज गए हैं नेबरिंग कंट्रीज में। तो वो लोगों को जो एक तंगाई हुई थी, वो लोगों के अंदर खुशी की लहर है। अब ये जुलानी के सामने सबसे बड़ी चीज ये उठेगी कि या तो वो वही रिपीट करे जो असाद ने किया था, और या नए तौर पे वहां लोगों को जोड़ के एक स्टेबिलिटी दे। मेरे को लगता है वही जो आपने पहला सवाल भी पूछा था, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी। एक और चुनौती रहेगी, देखिए इसमें जो कर्दिश रिबल्स हैं वो भी शामिल थे, लेकिन एक कुर्दिस्तान का जो एक वो एक ऐसी कौम है कर्द, जिनके पास आज होमलेस है, वो उनके पास कोई अपना कंट्री कहलाने योग्य नहीं है, जबकि उनकी वर्ल्ड में पॉपुलेशन 35 to 45 मिलियन पॉपुलेशन है, जूस से ज्यादा पॉपुलेशन है, और टर्की की प्रॉब्लम कर्ज के साथ है। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इस इलाके में, खासकर जो साउथ ईस्ट टर्की है, नदर्न सीरिया है, वेस्टर्न इराक है, और ये ईरान है, उस इलाके में ये कुर्दिस्तान की एक बहुत बड़ी वो समस्या रहेगी। तो इन सबको जोड़ना एक बहुत चुनौती रहेगी। इसमें मेरे को लगता है यूनाइटेड स्टेट्स का रोल बहुत रहेगा। बिल्कुल। और सर, यूएस ने ये कहा भी है कि अगर कोई और गिरोह जैसे आईएस की अगर हम बात करते हैं, उसे हम कब्जा नहीं करने देंगे। इस तरह की बातें अब आने लगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कहीं ना कहीं वो अब अपना जो सिक्का है वो जमाए। देवनाथ जी, आप क्या देखते हैं सर, क्योंकि इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक कर दी है, ऐसे में आईएस का भी खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर यूएस भी एक बयान दे रहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे कि आईएस किसी भी तरह से देश पर हावी हो। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इजराइल की आपको क्या स्थिति लग रही है, और यूएस आगे क्या कुछ कदम उठा सकता है? पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि नेतन्याहू और इजराइल की जो आईडीएफ है, उसके टॉप कमांडर्स को अमेरिका ने मिनट टू मिनट, आवर टू आवर जानकारी दी हुई थी। तो वो उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। उनको थोड़ा सा एप्रीहेंशन था, थोड़ा सा शक था कि ऐसा ना हो कि एसटीएस का जब दबदबा हो जाए दमश्क में, और उसके बाद एसटीएस के जो लड़ाके हैं, विद्रोही हैं, ये कूच कर दें गोलान हाइट्स की तरफ। देखिए, ये लोग सुन्नी हैं, तो हमास, गजा के ज्यादातर लोग सुन्नी हैं, तो एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बनती है। एक और चीज जो होने वाली है इजराइल की तरफ से, देखिए इजराइल जो हमले कर रहा है, कल किया था, आज सुबह से भी कर रहा है, ये एसटीएस के ऊपर नहीं कर रहा है। इजराइल के जो हमले हैं, हवाई हमले, ये ना तो एसटीएस के ऊपर कर रहा है, ये विद्रोही के ऊपर नहीं कर रहा है। इजराइल ये हमले अब तो वहां जो गवर्नमेंट फोर्सेस थी वो भी तितर बितर हो गई हैं, डिसॉल्व हो गई हैं, उनके ऊपर भी नहीं कर रहा है ये हमले। इजराइल ये हमले कहां कर रहा है, ये समझने की बात है। तो सरकारी के भाग गई हैं, उनके जो आर्म्स एंड, जैसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस डिपोज, उनके जो टैंक डिपोज थे, टैंक कंसंट्रेशन एरिया थे, जहां पे उन्होंने अपने टैंक्स रखे थे। मैं बशर अल असद के आर्मी की बात कर रहा हूं। बशर अल असद की जो रेगुलर आर्मी थे, उनके जो टैंक रेजिमेंट जहां थे, बख्तरबंद गाड़ियां थी। इजराइल को तकलीफ ये है कि ये टैंक, ये बख्तरबंद गाड़ियां, बशर अल असद की सरकार की जो आर्टिलरी है, वो एसटीएस के लड़ाकों के हाथ में ना आ जाए, क्योंकि हो सकता है बाद में उन्हीं बशर अल असद के टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, तोपों का इस्तेमाल एसटीएस और ये विद्रोही इजराइल के खिलाफ करेंगे। तो कल जो इजराइल की एयरफोर्स ने हमले किए, आज सुबह से कर रहा है, वो इन टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहा है, जो कि वो चाहता नहीं है कि वो सीरियन आर्मी के भगने के बाद एसटीएस के हाथ में आ जाएं। एक और बहुत डेवलपमेंट ये है कि अब एसटीएस जो है, उसको पता लग गया कि दमस्कस में तो वो एस्टेब्लिश हो गए हैं। उन्होंने अपना मेन फाइटिंग कोर ग्रुप है, जो कि हाईली मोबाइल है, उनको लॉन्च कर दिया है पूरब में कुर्दिस्तान की तरफ। जैसा कि जनरल साहब ने बताया, कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं वो कोशिश कर रहे हैं दशकों से कि एक छोटा हिस्सा तुर्की का जो पूर्वी एनातोलिया है, उसका एक छोटा हिस्सा उत्तरी ईरान का एक छोटा सा हिस्सा, इराक के उत्तरी भाग का एक छोटा सा हिस्सा, सीरिया का
जो उत्तर पूर्वी भाग है, इन सबको मिला के कुर्दिस्तान बनाया जाए। तो इनको मालूम है कि नेक्स्ट इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, ये जो लड़ाके हम इतना हम देख रहे हैं कि इन्होंने सीरिया पर काबू कर लिया, असल में सीरिया पे काबू अभी तक नहीं हुआ है। इन सिर्फ एलेपो से जो सड़क जा रही है, एलेपो, इदलिब, होम्स, हमा और दमस्कस, उस सड़क के पूरब में 100 किलोमीटर और उस सड़क के पश्चिम में 100 किलोमीटर, इन्होंने सिर्फ उतना ही ऑक्यूपाई किया है। पूरा का पूरा ईस्टर्न, ज्यादातर ईस्टर्न सीरिया, करीबन 30% जो है वो अभी भी कर्द लड़ाकों के हाथ में है। मैप में अगर आप देखें तो इसको लॉन्च कर दिया गया है कि वहां जाके कुर्दिस्तान। सर, ये भी बताइए, जो गोलान हाइट्स है वो कहीं ना कहीं इजराइल के कब्जे में है, तो ऐसा हो सकता है सीरिया में जो नई सत्ता आएगी वो ये कोशिश करे कि इसे कहीं ना कहीं अपने पास हासिल किया जाए, क्योंकि ये ऑक्यूपाई किया है इजराइल ने। डेफिनेटली नेतन्याहू और आईडीएफ का ये एप्रीहेंशन तो पिछले जब इन्होंने 27 नवंबर को जब इन्होंने हमले शुरू किए तब से ही था। और अमेरिका यानी जो कि है, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है सर, हमारे साथ रोविंदर सर भी लगातार बने हुए हैं। रोविंदर जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सीरिया मुद्दे को लेकर यूएन आपात बैठक करेगा। रूस ने की थी यूएन की बैठक बुलाने की मांग, तो एक बार फिर से आपको बता दें। और सीरिया में तख्ता पलट के बाद जो बाइडेन का ट्वीट भी आया है, ये एक और बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद जो बाइडेन का ट्वीट आया है, सीरिया में ये जो जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर जो बाइडेन क्या कुछ कह रहे हैं वो बता दें। सीरिया के लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे, नई पीढ़ी के लिए भविष्य बनाने का ये अवसर होगा, विरोध से मुक्त होकर भविष्य बनाने का अवसर होगा। समर्थन क्या है यूएस की तरफ से, और लगातार हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे रोविंदर सर का। रोविंदर सर, तो जिस तरह से अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कुछ असर दिखाई देगा, भारत की अगर बात कर ले, भारत से क्या कुछ संबंध रहेंगे इसके साथ साथ, क्योंकि हम इससे पहले देखा सीरिया के साथ काफी अच्छे संबंध थे भारत के, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या कुछ असर डालता हुआ दिख रहा है? थैंक यू। कपल ऑफ पॉइंट्स। यूएन में जो रशिया ने ये मोशन रखा है, कॉल करा है, मैं इसे एक इस तरह से भी देखता हूं जो मैं पहले कह रहा था कि रशिया दुनिया में अपने को सुपर पावर दर्शाना चाहता है। तो कहीं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ सीरिया में उसका रोल भी था। तो अब मोशन में एग्जैक्टली वो क्या कहेगा, जो ऑब्वियसली एज अंडरस्टूड है वो मोशन पास नहीं होगा जैसा भी, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट एग्री नहीं करेंगे। हम समझ सकते हैं रशिया की कोई अगर प्रपोजल, अनलेस कोई कॉमन कंसेंसस हो, वो ये हो सकता है कि सीरिया में जल्दी से जल्दी शांति लाई जाए, इत्यादि इत्यादि। तो रशिया का एक तरह से ये मूव है कि टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ अगेन एज अ वर्ल्ड पावर, सुपर पावर नहीं तो दैट इज वन। सेकेंडली, यस, जो अंदर हो रहा है देश के, यहाँ पर ये जो ग्रुप्स है ना अलग अलग, वॉल स्ट्रीट जर्नल में कल रिपोर्ट किया, आई थिंक करीब 45 ग्रुप्स हैं ये अलग अलग, जिनमें से यस HTS सबसे बड़ा है। और इन अलग अलग ग्रुप के अपने अपने एरियाज ऑफ कंट्रोल हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े। ओके, पूरी सीरिया में नॉर्थ ईस्ट में कुछ टर्की इनको सपोर्ट करता है, कुछ को अमेरिका सपोर्ट करता है, कुछ अपने आप बने हुए हैं। तो करीब 40-45 ऐसे ग्रुप्स हैं, जिनमें से ऑब्वियसली HTS सबसे बड़ा और अम्ब्रेला ग्रुप फिलहाल बना दिखता है जी। रिगार्डिंग इंडिया कमिंग बैक, इंडिया और सीरिया के हमारे जनरली यस हम कहेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन, डमास्कस दुनिया की ओल्डर सिटीज में आती है इत्यादि, वो है। बट आज की तारीख में हमारे कोई ज्यादा डायरेक्ट और बायलैटरल कुछ ज्यादा नहीं है। ONGC का आई थिंक हमारा ऑयल एक्सप्लोरेशन का था, जो कि रुका पड़ा था वहां की कंडीशंस को लेके। पर इंडिया को जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा मेरे विचार से, क्योंकि ये जो समीकरण बदलेंगे, इन बदलते समीकरण में टर्की को इंपॉर्टेंस मिलेगी।